हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनी गुप्ता गवर्नमेंट कॉलेज चीका में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हम आइसोक्वेंट कर्व और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। आइसोक्वेंट आइसोक्वेंट दो वर्ड्स के मेल से बना है, आइसो एंड क्वेंट। आइसो मीन्स इक्वल एंड क्वेंट मीन्स क्वांटिटी। दैट मीन्स वो कर्व जो सेम लेवल ऑफ क्वांटिटी को दिखाए। अब हम डिफाइन करते हैं आइसोक्वेंट को। Isoquant curve is a curve which shows different possible combination of two factor inputs yielding the same level of output। यानी कि दो फैक्टर इनपुट्स से लेबर और कैपिटल को लेकर हम जब प्रोडक्शन करेंगे तो हमें समान स्तर का आउटपुट मिलेगा। अब देखते हैं अजम्पशन। हमारी पहली अजम्पशन है टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से लेबर एंड कैपिटल लेकर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। सेकंड, कांस्टेंट टेक्निक, हमारे प्रोडक्शन की टेक्निक कांस्टेंट रहेगी। नंबर 3, डिविजिबल फैक्टर्स, फैक्टर्स जो हैं वो कम या ज्यादा मात्रा में लिए जा सकते हैं। नंबर 4, पॉसिबिलिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक दूसरे की जगह प्रयोग किए जा सकते हैं। नंबर 5 प्रॉपर्टी है एफिशिएंट कॉम्बिनेशन, जो फैक्टर इनपुट्स हम ले रहे हैं उनका कॉम्बिनेशन मैक्सिमम कैपेसिटी को लेकर है, अधिकतम आउटपुट हम उसके साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हम देखते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन आइसोक्वेंट कर्व के स्लोप को कहते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल को हम डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज द रेट एट विच वन फैक्टर इनपुट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द अनदर इनपुट। तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल इज इक्वल टू माइनस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल आइसोक्वेंट के स्लोप को दिखा रहा है और नेगेटिव साइन डिक्रीजिंग स्लोप को दिखाता है। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की रेशियो को दिखा रहा है। अब हम देखते हैं आइसो प्रोडक्ट शेड्यूल। मान लीजिए हम लेबर और कैपिटल दो फैक्टर इनपुट्स को यूज कर रहे हैं और इन इनपुट्स को यूज करके हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी ई। हम जैसे जैसे लेबर की यूनिट को बढ़ा रहे हैं कैपिटल की यूनिट को घटा रहे हैं। हमारे प्रोडक्शन का लेवल 200 यूनिट्स ही बना हुआ है। अब आइसोक्वेंट शेड्यूल को लेकर हम आइसोक्वेंट कर्व को प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखिए दिए हुए ग्राफ में हमने अपने डिफरेंट कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई लेकर पॉइंट्स बनाए हैं और इन पॉइंट्स को जोड़ने वाला कर्व आइसोक्वेंट कर्व कहलाता है। हमारे एक्स एक्सिस पर लेबर है और वाई एक्सिस पर कैपिटल है। आइसोक्वेंट मैप, आइसोक्वेंट कर्व बनाने के बाद हम आइसोक्वेंट मैप की बात करते हैं। आइसोक्वेंट मैप आइसोक्वेंट कर्व की फैमिली को दिखाता है। यानी कि जब हम एक डायग्राम में एक साथ कई आइसोक्वेंट कर्व को ड्रॉ करते हैं तो वो आइसोक्वेंट मैप बन जाता है। हमारे दिए हुए डायग्राम में आइसोक्वेंट 100 यूनिट्स को, आइसोक्वेंट 2 200 यूनिट्स को, आइसोक्वेंट 3 300 यूनिट्स को, आइसोक्वेंट 4 400 यूनिट्स को दिखा रहा है। अब आती हैं आइसोक्वेंट की प्रॉपर्टीज। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है आइसोक्वेंट कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी कि आइसोक्वेंट कर्व का स्लोप जो है वो डिक्रीजिंग होता है, क्योंकि हम अगर लेबर यूनिट की यूनिट्स को बढ़ा रहे हैं तो हमें कैपिटल की यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ताकि हम प्रोडक्शन के उसी लेवल पर रह सकें। हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है आइसोक्वेंट आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये प्रॉपर्टी डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज द रेट एट विच वन फैक्टर कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द अदर फैक्टर। यानी कि जिस रेट पर हम लेबर को कैपिटल की जगह यूज कर रहे हैं वो घटता हुआ रेट है। जैसे जैसे हम
लेबर की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे, हम कैपिटल को घटती हुई दर पर त्याग करेंगे ताकि हम अपने प्रोडक्शन के पुराने लेवल पर ही रह सके। इसी प्रॉपर्टी के कारण आइसोक्वेंट की शेप कन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है। टू आइसोक्वेंट कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि आइसोक्वेंट कर्व एक दूसरे को नहीं काट सकते। मान लीजिए कि हमारे आइसोक्वेंट कर्व एक दूसरे को काट रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास एक कॉमन पॉइंट बनेगा। इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो कॉमन पॉइंट होगा। दिए हुए ग्राफ में ए और सी पॉइंट एक ही आइसोक्वेंट कर्व पर हैं, यानी कि ए और सी पर हमारा लेवल ऑफ प्रोडक्शन सेम है। अब ए एंड बी भी सेम आइसोक्वेंट पर है, यानी कि ए और बी पर सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन है। तो इसके अकॉर्डिंग बी और सी पर भी सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए, लेकिन बी और सी अलग अलग आइसोक्वेंट पर है। तो इस दृष्टि से बी और सी पर आइसोक्वेंट कर्व अलग अलग होने की वजह से प्रोडक्शन लेवल भी अलग अलग होना चाहिए। तो ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट हो जाता है। तो इस तरह से दो आइसोक्वेंट एक दूसरे को नहीं काट सकते। हायर आइसोक्वेंट कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे हम हायर आइसोक्वेंट कर्व पे शिफ्ट करेंगे, हमारा लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ता जाएगा। जैसे कि देखिए, फर्स्ट आइसोक्वेंट पर हम 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और सेकंड पर हम 200 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आइसोक्वेंट कर्व एक दूसरे के पैरेलल हो भी सकते हैं और नहीं भी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आइसोक्वेंट कर्व किसी भी एक्सिस को टच नहीं कर सकते। मान लीजिए हमारे आइसोक्वेंट कर्व किसी एक्सिस को टच कर रहे हैं। अगर हमारा आइसोक्वेंट कर्व एक्स एक्सिस को टच करता है तो इसका मतलब यह हुआ कि हम कैपिटल की कोई यूनिट नहीं ले रहे हैं, हम प्रोडक्शन सिर्फ लेबर को लेकर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हमारा आइसोक्वेंट वाई एक्सिस को टच कर रहा है और वाई पर हम कैपिटल ले रहे हैं, तो यानी कि हम कैपिटल के साथ ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम लेबर को नहीं ले रहे हैं। जबकि आइसोक्वेंट कर्व दो इनपुट्स के कॉम्बिनेशन को दिखाता है। तो अगर हमारा आइसोक्वेंट किसी भी एक्सिस को टच करेगा तो दो कॉम्बिनेशन हमारे नहीं रह पाएंगे। रिज लाइन। रिज लाइन वो लाइंस होती हैं जहां पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इनपुट्स की 0 होती है, यानी कि OA लाइन वो लाइन है जहां पर कैपिटल की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है और OB वो लाइन है जहां पर लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है। जो रीजन इन दोनों रिज लाइन के बीच में आता है वो इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है और इसके बाहर का जो रीजन है वो अनइकोनॉमिक रीजन कहलाता है। देखिए क्यों। अब मान लीजिए हम पॉइंट S पर प्रोड्यूस करते हैं, तो S पर कैपिटल ज्यादा प्रयोग हो रही है और लेबर कम प्रयोग हो रही है। वहीं पर अगर हम V पॉइंट पर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम 100 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर पाएंगे, लेकिन S के कंपैरिजन में V पॉइंट पर कैपिटल का प्रयोग कम होगा और लेबर OT अमाउंट में ही प्रयोग होगी। इसी तरह से अगर हम इकोनॉमिक रीजन में प्रोड्यूस करते हैं, लेवल ऑफ प्रोडक्शन तो हमारा उतना ही बना रहेगा, लेकिन इकोनॉमिक रीजन से बाहर प्रोडक्शन करने पर हमें फैक्टर इनपुट्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे। अब हम देखते हैं कुछ दूसरी तरह के आइसोक्वेंट कर्व। अभी तक हमने कन्वेक्स आइसोक्वेंट के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा लीनियर आइसोक्वेंट कर्व और राइट एंगल आइसोक्वेंट कर्व भी हो सकते हैं। लीनियर आइसोक्वेंट कर्व। लीनियर आइसोक्वेंट कर्व उस सिचुएशन में बनेगा जब कैपिटल और लेबर को हम एक दूसरे की जगह पूरी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। राइट एंगल आइसोक्वेंट कर्व। अगर फैक्टर इनपुट्स एक दूसरे की जगह सब्स्टिट्यूट ना किए जा सकें तो ऐसे में हमारा जो आइसोक्वेंट है वो राइट एंगल्ड बन जाएगा। इसका कंसेप्ट हमें लियोनटिफ इनपुट आउटपुट इंडेक्स में दिया गया था। इस सिचुएशन में लेबर को कैपिटल की जगह प्रयोग नहीं किया जा रहा है। थैंक यू।